सो हेलो एवरीवन, दिस इज गर्वित गर्ग फ्रॉम ट्रेडर्स मल्टीवर्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, कैसे किया जाता है, इसको हम डिटेल में जानने वाले हैं। कैसे हम इसके थ्रू कोई स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। तो चलिए चार्ट्स पर आ जाते हैं। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। बिगनिंग से लेकर एक्सट्रीम लेवल तक पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा यहाँ पर। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर स्ट्रेटजीज कैसे बिल्डअप की जाती हैं, असलियत में टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है, आप यहाँ पर कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, कैसे हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो ट्रेड्स यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। तो चलिए, मैंने आप सभी के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है। पेन और कॉपी लेके बैठ जाना अगर आपको पूरा सीखना है तो। मैंने नोट्स तैयार किए हैं आप सभी के लिए, सो उन्हें नोट डाउन भी करते रहेगा और समझते भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो आता है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस सिंपल होता है, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे मार्केट में होने क्या वाला है। फाइनेंशियल मार्केट्स में जो भी हम चार्ट्स देखते हैं उसमें होने क्या वाला है, बाय यूजिंग हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न्स। पहले जो हिस्ट्री में जो चार्ट्स में जो चीज़ हो चुकी हैं, उन चीज़ों को हम स्टडी करके प्रिडिक्ट करते हैं कि अब क्या होने वाला है मार्केट में। उसमें मेरे पास 15 चीज़ें हैं। इन 15 चीज़ों के बिहाफ पर हम प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट में। पहला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस, कैंडल स्टिक, मोमेंटम इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मार्केट साइकोलॉजी, वॉल्यूम, ऑप्शन चेन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, आरएसआई, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, प्राइस पैटर्न्स, फिबोनाची एक्सटेंशंस, कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। मैं आप सभी को चार्ट्स पर ले आता हूँ। मैं चार्ट्स पर आप सभी को ले आया हूँ। तो चार्ट्स पर लेकर आने के बाद हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस एरिया को कहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम उन एरियाज को कहते हैं जो एरियाज, जिस एरिया के ऊपर मार्केट निकल ना पाए, उस एरिया को आप रेजिस्टेंस बोलते हैं और सप्लाई एरिया बोलते हैं। जैसे कि ये वाला एरिया हो गया, सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो मैं ये एरिया मार्क कर देता हूं। ये एरिया आपका क्या हो गया, सप्लाई और रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ठीक है, ये सप्लाई एरिया हो गया। सप्लाई एरिया को ही हम रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। अब ये एरिया हम फाइंड आउट कैसे करते हैं असलियत में। जिस एरिया के ऊपर मार्केट रुके ना, एक बार रुक गई, दो बार रुक गई, यहाँ पर तीसरी बार भी अटेम्प्ट किया नहीं निकल पाई, चौथी बार अटेम्प्ट किया नहीं निकल पाई, पांचवी बार अटेम्प्ट किया नहीं निकल पाई, इट मीन्स इट इज द रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया सिंपल उसको कहते हैं जिस एरिया के ऊपर मार्केट निकल नहीं पाता है। ठीक है, अब डिमांड एरिया या फिर सपोर्ट एरिया किस एरिया को बोलते हैं। सपोर्ट एरिया हम किस एरिया को बोलते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया हो गया, ये अपना सपोर्ट एरिया हो गया। ये सपोर्ट एरिया कैसे मार्क करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर ये लिया हमने, ये रेक्टेंगल ले लिया। अब ये सपोर्ट एरिया। अब सपोर्ट एरिया हमें कैसे पता चला कि ये सपोर्ट एरिया। अब ये ऐसे पता चला, ये देखो, पहले एक बार यहां पर रुका, दूसरी बार यहां पर रुका, अब तीसरी बार आप यहां पर देखो, ये यहां पर ही रुका है। मतलब कि ये सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया है मतलब डिमांड एरिया है, यहाँ पर पैसा लग रहा है, इसके नीचे मार्केट जाना नहीं चाहता है नीचे। सो इट मींस दिस वन इज द डिमांड एरिया और सपोर्ट एरिया। जहां से मिला पंप। ठीक है, आप सभी को एक चीज और बताता हूं। यहाँ पर मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में ही ट्रेड करेगी हमेशा। सपोर्ट एरिया से ऊपर उठेगी, ठीक है, सप्लाई एरिया से नीचे गिरेगी, रेजिस्टेंस एरिया से गिरेगी और सपोर्ट एरिया से ऊपर उठेगी। ये देखो, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर ना चार्ट थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप सभी को अच्छे से विजिबल होगा। मैं इस एरिया को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। लेट मी एक्सटेंड दिस एरिया। ओके, ये मैंने एरिया एक्सटेंड कर दिया। और जो सप्लाई एरिया का एरिया है, ये सप्लाई एरिया है मेरे पास, मैं इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा गाइज। लेट मी एक्सटेंड दिस एरिया। और असलियत में ये वाला एरिया आप यहाँ तक मार्क कर सकते हो। लेट मी शो यू दिस वन अगेन। ओके, आप इस एरिया को यहाँ तक मार्क कर सकते हो। ठीक है, दिस वन इज योर सप्लाई एरिया, इट मींस रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस एरिया और डिमांड एरिया के बीच में घूमेगा। अगर आपको कोई बड़ा मोमेंटम ट्रेड करना है तो या तो इस रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट कर दे और थोड़ी देर रुक जाए इस एरिया के ऊपर, तब आप लॉन्ग जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हो गया, और रेजिस्टेंस एरिया जब ब्रेकआउट हो जाता है, ये देखिए, आप ये चीज देखिए, जब ये वाला एरिया ब्रेकआउट होगा ना, ये वाला एरिया, और मार्केट इस एरिया में थोड़ा सा सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, देन रीटेस्ट करने के लिए इस एरिया के आसपास आएगा। रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट जब मार्केट कर देगा तो वो बाद में आपका सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। सिंपल। तो ये सपोर्ट एरिया बन गया। तब ये वापस से ऐसे निकलेगा और इस एरिया को जो ये वाला हाई लगाया है, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा, तब आप यहाँ पर ट्रेड्स फॉर्म करेंगे। दैट्स इट। स्टॉप लॉसेस आप इस एरिया में रख देंगे। ओके, ऐसे ही आप डिमांड एरियाज पर, सपोर्ट एरियाज पर अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस फिक्स करनी है, तो देखो, यहाँ से ये मार्केट आता है,
इस एरिया को, सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन कर दे और अगर इस एरिया के नीचे निकल जाए, निकलने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करे। अब सपोर्ट एरिया अगर टूट गया है, सपोर्ट एरिया अगर ब्रेक डाउन हो गया तो इट मीन्स अब वो एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, आपका सप्लाई एरिया बन जाएगा। तो मार्केट नीचे गिर चुका है, अब ये ऊपर वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पर निकला, इसको रीटेस्ट करेगा, रेजिस्टेंस एरिया को रीटेस्ट किया, इस एरिया को रीटेस्ट किया, जब इसके नीचे निकल जाए, इस वाले लो के नीचे निकल जाए, तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस एक्टिव कर लेंगे और इस वाले एरिया का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, दैट्स इट। ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका इस तरीके से तो होता ही होता है, बट यहाँ पर एक और तरीका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, जो कि आपका ट्रेंड लाइन के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। जैसे आपको मैं वन डे टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ, अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है? या डेफिनेटली आई हैव अ ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर ये देखो, आप इस एरिया को मार्क करेंगे, आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर सकते हैं गाइस, यू कैन फॉर्म अ ट्रेंड लाइन है। आपने ट्रेंड लाइन फाइंड आउट कर ली, अब ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट एरिया है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है और थोड़े दिन एक दिन रुक जाता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो आप शॉर्ट ट्रेड्स एक्टिव कर सकते हो, और जब जब इस सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट रहेगा, नीचे आएगा और सपोर्ट एरिया के आसपास रहेगा, तो आप बाय करेंगे, दैट्स इट, सिंपल। ये ट्रेंड लाइन इट मीन्स ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो जाता है। और अगर आप ऐसे ही, ये देखो, अब यहाँ पर सप्लाई एरिया पर आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मार्क करो, आपने आपने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मार्क की। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है? अभी आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रहा था, नहीं निकल पा रहा था, नहीं निकल पा रहा था, नहीं निकल पा रहा था। जब यहाँ से निकला तो जोर से तेजी आई, कितनी तेजी आई? 53,191 पे पहुंच गया। कितने से? आ, ये आपके अराउंड 2000 पॉइंट्स की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, और ये नीचे वाली है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि ट्रेंड असलियत में होता क्या है यार, कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है फिर नीचे जाना चाहती है, वो होता है ट्रेंड। तो आप सभी को मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ट्रेंड हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, ये वाला, और एक होता है अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड और एक होता है अपवर्ड ट्रेंड। मैं आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं चार्ट्स पर। जैसे कि मार्केट यहां पर ऊपर निकल रहा है, मैं यहां पर 100 मूविंग एवरेज फिक्स करूंगा। लेट मी फिक्स सम 100 मूविंग एवरेज है। 100 मूविंग एवरेज यहां पर लगाओ, हमेशा चार्ट्स पर लगा दो 100 मूविंग एवरेज, और चार्ट्स को कर दो क्लियर। 100 मूविंग एवरेज के बाद, चार्ट्स को क्लियर करने के बाद, आपको अगर ट्रेंड फाइंड आउट करना है तो बता रहा हूं मैं सिर्फ। ठीक है, अगर 100 मूविंग एवरेज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, इट मींस आप अप ट्रेंड में हैं, कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, लोज पर बाइंग आएगी, मार्केट ऊपर जाना चाहता है, और वहां पर एक पैटर्न बनता है। वहां पर एक पैटर्न क्या बनता है? हायर हाई एंड हायर लोज। हायर हाई एंड हायर लोज कैसे? कि ये चला मार्केट, ये लगा दिया हाई, ये लगा दिया लो। ठीक है, ये लगा दिया हाई, देन ये अब नीचे गिरा तो लो लग गया, ये वाला एरिया हायर लो लग गया, इस वाले लो से ऊपर है, हायर लो लग गया। ठीक है, अब यहां से ये निकल गया, अब ये वाले हाई से ऊपर मार्केट निकल गया, तो यहां पर ये लग गया हायर हाई। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा गिरा तो इस एरिया में आके रुक गया। इट मींस अब यहां पर क्या हुआ, ये वाला एरिया बन गया आपका लो, हायर लो। ठीक है, हायर लो बनने के बाद ये वाला हाई लगा दिया, देन ये बन गया आपका हायर हाई। ये हायर हाई एंड हायर लोज बनते हैं हमेशा आपके अप ट्रेंड में। और अप ट्रेंड आप फाइंड आउट कहां से करते हैं? फाइंड आउट सिंपल हो जाता है कि आप 100 मूविंग एवरेज के ऊपर हैं तो वो अप ट्रेंड है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है? 100 मूविंग एवरेज के नीचे आप जब जब ट्रेड कर रहे हो तो आपका डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है? एक पैटर्न फॉर्म होता है हमेशा। ठीक है, ये आपका हाई लग गया, ये नीचे गिरा, ये आपका हाई लग गया, ये वाला हाई, हाई लग गया। हाई लगने के बाद इसने रिट्रेस किया, अगर रिट्रेस करने पर ये वाला एरिया क्या हो गया आपका? लोअर हाई हो गया, लोअर हाई, और ये वाला तो लो था, ये वाला लोअर हाई लगा, लोअर हाई लगने के बाद ये वाला लो ब्रेक डाउन हो गया। सो इट मींस अभी आपका लोअर लो, लोअर लो इस वाले लो से नीचे है तो लोअर लो, और ये आपका लोअर हाई। अब यहां से फिर से इस एरिया में निकला, सो इट मीन्स आपका लग गया लोअर हाई, और ये एरिया आपका निकल गया वापस से फिर नीचे, तो लोअर लो। लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है। तो ट्रेंड आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट एरिया पर आ जाते हैं, नेक्स्ट चीज पर हम आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस होते क्या है? मूविंग एवरेजेस पर हम आ जाते हैं। ये देखिए, मूविंग एवरेजेस कैन हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। मैंने आप सभी को अभी समझाया कि मूविंग एवरेजेस हमेशा आपको
ट्रेंड आइडेंटिफाई कराने के काम आते हैं। आपको बताते हैं कि सपोर्ट एरिया कहाँ है और रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है और मोमेंटम कहाँ पर है। ठीक है, आपके पास दो मेन मूविंग एवरेजेस होते हैं जो मैं यूज करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में, वो मैं दो यूज करता हूँ। एक मैं यूज करता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज, जो आपको सिंपल जैसे आपने लेंथ लगा ली 100 की, आपने लेंथ लगा ली, अभी मैं चार्ट्स पर आपको समझाऊंगा। 100 लेंथ लगा ली, 100 पिछली वाली 100 कैंडल्स के एवरेज जो मूव आ रहा है उसके बिहाफ पर एक लाइन चलती रहेगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूव भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यही होता है, जो कि आपको वेट देता है जो रीसेंट प्राइस चला है ना मार्केट में। जैसे आपने 100 लेंथ का ले लिया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो लास्ट 100 लेंथ की लास्ट 100 कैंडल्स है ना, जो जो भी आपने टाइम फ्रेम चेक किया है, सो उसमें जो वॉल्यूम बन रही है, जितना वेट है उसमें, जितना पैसा लग रहा है, उस हिसाब से जो मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, तो उसके हिसाब से वहां पर एक लाइन फॉर्म हो जाती है। आप सभी को मैं अभी दिखाऊंगा चार्ट्स पर। ये देखिए, ये मैंने क्या लगा दिया, ये है मेरा 100 मूविंग एवरेज। अब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, अब मैं यहां पर लगाऊंगा वेट 200 EMA, 100 EMA, 100 EMA। ठीक है, अब ये देखो दोनों में ना डिफरेंस है, रेड वाला है ईएमए और ग्रीन वाला है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। ग्रीन ब्लू वाला मूविंग एवरेज सिंपल, रेड वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका किस लिए यूज होता है, कि जो मार्केट में वेट चल रहा है ना, पैसा असलियत में लग रहा है नहीं लग रहा, उस हिसाब से वो मूव करती है। ठीक है, अगर निकला है पैसा तो जोर से गिरेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर मार्केट में पैसा लगा है तो जोर से ऊपर उठेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज आपके प्राइस के हिसाब से चलता रहता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में वॉल्यूम भी मिल जाता है। अब ये देखिए, अब यहां पर आपको एक चीज पता लगी है, 100 मूविंग एवरेज लगा हुआ 1 डे टाइम फ्रेम पर है, आपको ये पता है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, इस एरिया में अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है ना। अब आपको यहां पर सिंपल ये चीज पता है कि अगर हमारा अप ट्रेंड चल रहा है तो डिप पे हमें बाय करना है। अब डिप पे हमें कहां बाय करना है, सिंपल, जहां पर 100 मूविंग एवरेज आपका है उस एरिया पे आपको बाय करना है। दैट्स इट, ये सिंपल मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटेजी होती है। और ये मूविंग एवरेजेस आपको सपोर्ट बताते हैं, अगर आप ट्रेंड में चल रहे हैं तो जब इस लाइन के आसपास आ जाएं तब आपको बाय करना है। जैसे यहां पर किया, यहां पर बाय किया, ऊपर निकला, नीचे गिरा, इसी एरिया से उठा, देन बाय किया। एरिया ये नीचे गिरा, न्यूज बेसिस पे गिरा था, देन वापस से बाइंग आई, गिरा, इस एरिया पर मूविंग एवरेजेस पे मिला, बाइंग आई, मूविंग एवरेजेस पे आया, बाइंग आई, मूविंग एवरेजेस पे आया, बाइंग आई। अब यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहां पर आ गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड अगर आ गया तो यहां पर क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड में होता क्या है, डाउन ट्रेंड में ऐसे होता है कि मूविंग एवरेजेस से नीचे आप तो ट्रेड कर रहे हो, मूविंग एवरेजेस से नीचे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जब जब मूविंग एवरेजेस के आसपास आप आएंगे तब आपको सेलिंग करनी है, सिंपल। बट यहां पर जिसने भी सेलिंग की होगी यहां पर लॉसेस हुए होंगे, तो मार्केट में ये अनकंडीशनल मूव्स तो आते ही है। ठीक है, जो कि आप कई बार प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप वहां पर लॉसेस कर देते हो, बट वहां पर आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको मेंटेन करना होता है। तो ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं, छोटे से लॉसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये मार्केट है, अपने को छोटे से लॉसेस फेस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉस हुआ, अब यहाँ पर आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बिहाफ पर ही ट्रेड करोगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पर है। अब इस एरिया में तो हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं मार्केट में, वी आर ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं तो यहाँ से ही गिरा है, और अगर डाउन ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं तो मूविंग एवरेजेस के आसपास आया है, तो इट मीन्स यहाँ पर तो सेलिंग आनी चाहिए, या डेफिनेटली यहाँ पर अब सेलिंग आनी चाहिए। दैट्स इट, सिंपल। मूविंग एवरेजेस ऐसे आपके काम करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, कैंडल स्टिक्स। यहां पर आप देख लीजिए, ये आ गया आपका कैंडल स्टिक। व्हाट इज अ कैंडल स्टिक रियल मीन, यहां पर ही आपको सभी को सिखाऊंगा एक कैंडल स्टिक होती क्या है। एक सबसे पहले हम रेड कैंडल को सीखेंगे, रेड कैंडल होती क्या है। ये जो ऊपर आपको छोटी छोटी पतली पतली लाइन दिख रही है, ये आपकी होती है विग्स। अगर ये विग का जो लो है, सबसे नीचे वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं लो, विग का लो, जो ये डंडी सी बनी हुई है ना इसका लो, उसको हम लो बोलते हैं, कैंडल का लो लग गया ये। और जो ये विग का ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाली विग का ऊपर वाला पार्ट, उसको हम हाई बोलते हैं, ये कैंडल के हाई एंड लो होते हैं। ठीक है, अब ये जो रेड वाला पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट है, कैंडल की बॉडी होती है। रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल जब ओपन होती है तो वो ऊपर की साइड ओपन होती है, जैसे यहां पर ये वाला एरिया ओपनिंग एरिया हो गया, और जब ये कैंडल क्लोज करेगी तो यहां पर क्लोज किया, मतलब कि प्राइस यहां पर, जैसे यहां पर प्राइस था 5 रुपीज, 5 रुपीज यहां पर प्राइस था, 6 रुपीज का यहां पर हाई लगा दिया, 5 रुपीज पे यहां पे ओपन हुआ था, यहां पर 4 रुपीज पे क्लोज कर गया, मतलब कि 5 रुपए पे खुला था, 4 रुपीज पर क्लोज कर रहा है तो लॉस में क्लोज कर रहा है, तो रेड कलर वही इंडिकेट करता है। 5 रुपए पे ओपन हुआ था, 6 रुपए का हाई लगाया,
₹4 पर क्लोज कर दिया, ₹3 का लो लगा दिया, सिंपल। रेड कैंडल आप सभी को समझ में आई होगी। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल आप सभी को मैं समझाता हूँ। यहाँ पर विक जो है, ये जो डंडियां बन रही हैं इनको हम विक बोलते हैं ग्रीन कैंडल में भी, और ग्रीन कैंडल में जो विक का ये वाला नीचे वाला एरिया है उसको हम लो बोलते हैं, और जो ये ऊपर वाली विक का ऊपर वाला एरिया उसको हम हाई बोलते हैं। सेम है दोनों कैंडल में ये चीज, बट यहाँ पर कलर अलग है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, या डेफिनेटली एक डिफरेंस है। यहाँ पर जो ये बॉडी है ये ग्रीन है, इट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे हुआ है? कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है ₹5 पे, ₹5 पे ओपन हुई है, और ₹5 पे ओपन हुई है, इसने लो लगाया है ₹4 का। ₹5 पे ओपन हुई, यहाँ पर निकल गई ₹6, ₹6 पर इसने क्लोज कर दिया, इसलिए इसको हम क्लोजिंग प्राइस बोल रहे हैं, और ऊपर इसने हाई लगा दिया ₹7 का। ₹6 पर ये बंद हो गई है, ₹6 पर बंद हो गई है ₹5 पे खुल के, इट मीन्स प्रॉफिट में बंद हुए, इसलिए कैंडल ग्रीन है। और ऐसे हम एक कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं कि रेड है या ग्रीन है। ठीक है, कैंडल आप सभी को समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स। यहाँ पर मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मोमेंटम इंडिकेटर्स में मेरे पास सबसे जो मेन इंडिकेटर है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, आरएसआई, जो कि मैं यूज करता हूं, और एक एमएसीडी होता है। ठीक है, ये मैं दो यूज करता हूं सबसे ज्यादा, जो मैं यूज करता हूं। मोमेंटम इंडिकेटर्स असलियत में होते क्या है कि मार्केट में जो मूवमेंट आ रहा है वो इंडिकेटर्स बताते हैं कि हाँ ये मोमेंटम रियल है या फिर फेक है। ठीक है, ये मैं आपको चार्ट पर अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आरएसआई होता क्या है? आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि स्टैंड करता है, आरएसआई मींस, आरएसआई की डेफिनेशन, आरएसआई की फुल फॉर्म क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, अ सिंगल लाइन दैट इंडिकेट्स इफ अ स्टॉक इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ये एक लाइन के हिसाब से चलता है। इसमें ये देखो, मैं आपको ना चार्ट्स पे दिखाता हूँ। ये है आरएसआई, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये आरएसआई है। ठीक है, ये एक चार्ट होता है जो कि आपको बताता है कि मार्केट में जो मोमेंटम आया है वहां पर ये मार्केट ओवरसोल्ड है या फिर ओवरबॉट है या फिर न्यूट्रल है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कि मतलब जैसे आप मार्केट ऊपर चली गई तो आरएसआई वहां पर दिखा रहा है ओवरबॉट, सो इट मींस आप वहां पर बाय तो नहीं करोगे डेफिनेटली। तो ये मूवमेंट आपको बता देगा, ये आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपका काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की पता चल गई। मोमेंटम इंडिकेटर्स मार्केट के मोमेंटम को आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द मार्केट इज ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। ओके, अब यहां पर एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अ टॉप इंडिकेटर फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन दैट कंपेयर्स अ लॉन्गर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टू ए शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईएमए की फुल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एमएसीडी आपका काम क्या करता है? ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहां पर वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है क्या, एक शॉर्ट टर्म ईएमए के हिसाब से और लॉन्ग टर्म ईएमए को वो कंबाइन करता है खुद ही, जिससे कि आपको पता चले कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है क्या। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और आपको ये लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है, वो एमएसीडी आप सभी को बता सकता है वो चीज़। और अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो वहां पर एमएसीडी आपको ये बता देगा कि ये जो मार्केट नीचे गिर रही है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है क्या। सो ये काम आता है एमएसीडी, और मैं इन दो मोमेंटम इंडिकेटर्स को ही बेटर यूज करता हूँ। ज्यादा इंडिकेटर्स को आप समझोगे तो आपके लिए वो भसड़ मचेगी। सो इट मीन्स आपको दो इंडिकेटर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, आरएसआई एंड एमएसीडी। ठीक है, और मैं इनके ऊपर और बड़ी बड़ी वीडियोस भी लाऊंगा आप। ठीक है, अब यहाँ पर मोमेंटम इंडिकेटर्स आपको समझ में तो आ गए, बट आपको यहाँ ये समझ में नहीं आया प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कैसे करेंगे। सो मैंने यहाँ पर आरएसआई आपके लिए जूम कर दिया गाइस, आरएसआई मैंने यहाँ पर जूम कर दिया। ठीक है, मैं यूजुअली 30 आरएसआई यूज करता हूँ, नहीं तो आप 30 आरएसआई की जगह आप यहाँ पर 14 आरएसआई यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। 14 आरएसआई आप यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वनडे टाइम फ्रेम पर आप यूज कर रहे हैं, बट वनडे टाइम फ्रेम पर इसको ज्यादातर यूज कर सकते हो, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर चीज क्या आ जाती है? यहाँ पर सबसे पहले यार मैं इसको ना यहाँ से इस आरएसआई को हटा देता हूँ, पहले मैं लगाना सिखाता हूँ आरएसआई असलियत में लगती कहाँ से। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये लग गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14, आरएसआई लग गया, लेंथ है 14। ठीक है, एकदम सिंपल लग गया। 70 और 30, मेरे हिसाब से अगर ये आरएसआई 70 की डिजिट से ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट हो जाएगा, 30 की डिजिट से नीचे आएगा तो ओवरसोल्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? 30 के नीचे ओवरसोल्ड, 70 के ऊपर ओवरबॉट, सिंपल।
30 के नीचे ओवरसोल्ड, 70 के ऊपर ओवरबॉट। अगर ये RSI 30 के नीचे निकल जाता है तो ओवरसोल्ड, इट मींस वहां पर सेलिंग करने में कोई फायदा नहीं है। अब जब मार्केट यहां से गिरेगा, डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब मार्केट यहां से नीचे गिरेगा और ये RSI 30 के नीचे जाएगा तो मैं वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि वो ओवरसोल्ड हो जाएगा ना। जैसे कि मैं ना आप सभी को ना और चीजें दिखा देता हूँ, ये देखो, लेट मी शो यू समथिंग। 30 के नीचे निकला RSI, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ओवरसोल्ड जोन है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड जोन है। सो हमने यहाँ से बाइंग करनी स्टार्ट की और यहाँ पर आप देखिए इसी एरिया से आपने बाइंग करनी स्टार्ट की और ये देखिए पंप कितना जोर से मिला। कितने पॉइंट्स मिले आपको? डू यू रियली नो? 42,000 के आसपास से था और 48,000 रुका। 6,000 पॉइंट्स आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिले, ठीक है। बट ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम में यही चीज आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम और 45 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पर यूज करना है, ठीक है। अब ये 70 के ऊपर ओवरबॉट है, इट मीन ओवरबॉट है। ओवरबॉट है तो आपको यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है। अब इस एरिया में आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करोगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिले, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ से अराउंड 48,000 से 44,000, 4,000 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिले, ठीक है। सो RSI आपका ऐसे यूज करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर मोमेंटम इंडिकेटर्स का फंडा कंप्लीट हो गया। मोमेंटम इंडिकेटर्स मैंने आप सभी को समझाया, मोमेंटम इंडिकेटर्स ऐसे वर्क करते हैं। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं, जिसपे आपको काम करना है पूरा का पूरा, बहुत अच्छे से काम करना है, ओके। चार्ट्स क्लियर कर देता हूं। RSI को मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूं, RSI को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मोमेंटम इंडिकेटर्स कंप्लीट। टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपका एक MACD भी वापस से आ जाता है। MACD आपको मेनली किस काम आता था? यहां पर देखिए MACD की ये फुल फॉर्म देखिए, अ टॉप इंडिकेटर फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन दैट कंपेयर्स अ लॉन्गर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टू अ शॉर्टर टाइम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका मतलब कि ये एक इंडिकेटर है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर ये कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा, सीधी बात यहां पर ये आ जाती है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, MACD। यहां पर ये इंडिकेटर्स को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, आप इन इंडिकेटर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको यही काम आते हैं कि यहां पर ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। जो ये मोमेंटम मार्केट में चल रहा है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। सो अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही मैं आपको नहीं सिखा सकता हूं यहाँ पर, ठीक है। सो हम यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स को बाद के लिए छोड़ेंगे। मार्केट साइकोलॉजी, what is a market psychology, guys? Market psychology refers to the prevailing behaviors and aggregate sentiments of the market actors at any point in time. इसका मतलब क्या है? मार्केट साइकोलॉजी असलियत में होती क्या है? मार्केट साइकोलॉजी में आपको ना इजी वर्ड्स में समझाऊंगा कि मेरा जो दिमाग है मार्केट के लिए मेरा कैसे चल रहा है, कि मार्केट में अगर बाइंग आनी है तो वो क्या अभी आएगी, अगर अभी नहीं आएगी तो कब आएगी, अगर गिरने के बाद बाइंग आई तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए आपको माइंड सेट करना होता है। जैसे कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहां पर क्या माइंड सेटअप करना है आपको। यहां से निकला, ऊपर निकला, ऊपर निकला तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, ब्रेकआउट किया इस एरिया पर। अगर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट कर गया तो उसका मतलब क्या है, ये आपका सपोर्ट एरिया बन चुका है। अब यहां पर लोग क्या गलती करते हैं कि सीधा का सीधा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हुआ और सीधा बाय कर लिया, क्योंकि साइकोलॉजी जो मार्केट की है वो उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो ग्रीडीनेस से चल रहे हैं, उनके अंदर फोमो है, वो डर रहे हैं। डरना नहीं है, प्रोसेस के साथ जाना है। मार्केट साइकोलॉजी सिंपल एक टर्म होती है जो कि आपको माइंड को सेटअप करने के लिए होती है। साइकोलॉजी मींस कि जो दिमाग में आपको चल रहा है ना, जो आपका दिमाग चल रहा है वो सीधा चलना चाहिए, प्रोसेस की तरफ चलना चाहिए। प्रोसेस कैसे? रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट किया, यहां से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया। अब जब ये ऊपर निकलेगा, जब ये हाई लगा था ना यहां पर, जब वो हाई ऊपर निकल जाएगा, हाई ब्रेकआउट कर देगा, तब आपको बाय करना है। दैट्स इट। ये आपको साइकोलॉजी बिल्डअप करनी होगी। जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसको पूरा का पूरा फॉलो करना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है, मार्केट करना क्या चाहता है यार। मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट करना क्या चाहता है, सेंटीमेंट क्या चल रहा है, कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली। अगर न्यूज़ आने वाली है तो मार्केट में यार वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट तेज़ ऊपर नीचे मूव होने लग जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको इसलिए न्यूज़ पर ध्यान रखना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन पूरा सीखना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस पूरा सीखना चाहिए, जो मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ, ओके। मार्केट साइकोलॉजी आपकी ये हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं, वॉल्यूम। व्हाट इज अ वॉल्यूम?
यहाँ पर आप देखिए, वॉल्यूम इंडिकेट हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड। एक टाइम एक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे एक 5 मिनट की कैंडल है, उस 5 मिनट के अंदर कितने शेयर्स स्टॉक में एक स्टॉक में कितनी बाइंग आई है, कितनी सेलिंग आई है। वॉल्यूम वो चीज़ इंडिकेट करती है। आप सभी को चार्ट्स पे मैं दिखा देता हूँ, आप सभी को इजी वे में समझ आएगा। मैं कोई भी स्टॉक यहाँ पर लगाऊंगा, लेट मी शो यू सम प्राइवेट बैंक्स हियर। ओके, मैं प्राइवेट बैंक में आप सभी के लिए यहाँ पर ही लगा देता हूँ, मैं HDFC बैंक लगा देता हूँ। HDFC बैंक मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। HDFC बैंक मैंने अगर आप सभी के सामने यहाँ पर लगाया है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वॉल्यूम क्या है। ये आ रहा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम्स है कि किस कैंडल के अंदर आपको वॉल्यूम मिली है, कितने शेयर्स बाय किए गए हैं एक वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर। वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया हुआ है, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी लगा देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने लगा दिया, आप सभी को यहाँ पर देखने को मिला होगा। वॉल्यूम कैसे काम करता है, देखो, जिस कैंडल में ज्यादा सेलिंग है, जिस कैंडल में ज्यादा सेलिंग है, इस कैंडल में सेलिंग है, अब यहां पर वॉल्यूम ज्यादा पंप किया है, इट मींस यहां पर हैवी सेलिंग हुई है। हैवी सेलिंग हुई है तो क्या यहां पर मार्केट गिर सकता है? डेफिनेटली यार गिर सकता है। अगर ज्यादा वॉल्यूम में मार्केट हुई है, ज्यादा शेयर्स अगर सेल आउट हुए हैं एक कैंडल के अंदर, तो वहां पर मोमेंटम हो सकता है कि सेल साइड निकल जाए, बट यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। तो वॉल्यूम सिर्फ आपको इंडिकेट करता है कि यहां पर कितने शेयर्स बाय हुए हैं और कितने शेयर्स सेल हुए हैं एक टाइम पीरियड के अंदर। 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, मतलब कि एक कैंडल 15 मिनट की है, 15 मिनट की कैंडल के अंदर कितनी सेलिंग आई है और कितनी बाइंग आई है। सिंपल। यहां पर देखो, जैसे कि इस एरिया में देखोगे, ये रेड कैंडल छोटी सी है, बट यहां पर वॉल्यूम कितना तगड़ा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छा है रेड कैंडल के अंदर। बट यहां पर क्या हुआ, मार्केट क्लोज होने वाली थी, मार्केट क्लोज होने वाली थी, लोगों ने अगर यहां पर सेल पोजीशन ली भी होगी, नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, कितनी बड़ी तेजी मिल गई यार, ठीक है। सो वॉल्यूम्स ऐसे नहीं होता है, वॉल्यूम्स को भी आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आओगे तो आपको यहां पर वॉल्यूम अच्छे से और समझ में आएगी। जितने बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पर आप वॉल्यूम को समझना स्टार्ट करोगे, आप बहुत अच्छे वहां पर प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाओगे। जैसे 2 आवर टाइम फ्रेम पर आओ, 2 आवर टाइम फ्रेम पर आए तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगी, बहुत छोटी छोटी वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं भाई। यहाँ पर मैं ना ये वॉल्यूम का इंडिकेटर ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं जूम करके आप सभी को दिखाता। वॉल्यूम को आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप अगर सोच रहे हो कि डाउन ट्रेंड आने वाला है, मार्केट गिरने वाली है, अगर मार्केट गिरने वाली है तो पहले बड़ी वॉल्यूम के साथ गिरनी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर मार्केट उठने वाली है तो जब उठे तो बड़ी वॉल्यूम के साथ उठनी स्टार्ट होनी चाहिए। सिंपल, ठीक है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया आप सभी को। वॉल्यूम के बाद हमें क्या यहाँ पर सीखना है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस होता क्या है, व्हाट डज ऑप्शन चेन एनालिसिस रियली मीन। मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेन आप सभी के सामने ओपन कर लिया। निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी असलियत में ट्रेड कर रहा है 23,800 पर। निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 23,800। इफ निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 23,800, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में जो आपकी कॉल्स हैं, कॉल्स में आपका जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है, ये जो 0.7 जो भी ये लिखा हुआ है वो लैक्स में लिखा हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये क्वांटिटीज नहीं है, ये लैक्स में कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करेंगे यहाँ पर कॉल्स में सबसे ज्यादा OI कहाँ पर है। सबसे ज्यादा OI जो मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है 24,000 पर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स 24,000 मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर रेजिस्टेंस एरिया 24,000 है तो मेरे को वहां पर सबसे ज्यादा OI होना चाहिए। 55.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर शॉर्ट है। इट मींस यहाँ पर ये जो OI है सबसे ज्यादा अच्छा बिल्डअप हुआ पड़ा है, मतलब ये मेरा सप्लाई एरिया, रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं वो 24,000 पर अपनी कॉल्स को सेल करके बैठे हुए हैं। 55.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 24,000 की कॉल के शॉर्ट है। इट मींस वो यही चाहते हैं कि 24,000 के ऊपर मार्केट ना निकले, ठीक है। तो वो ट्राई भी करेंगे और ये सप्लाई एरिया बन गया, आपका रेजिस्टेंस एरिया बन गया। अब ये सेम चीज आप सप्लाई यहाँ पर राइट साइड में पुट्स में चेक करो, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा क्रूशियल है। आपका सबसे ज्यादा OI है यहाँ पर 23,500 की पुट पर। 65.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर शॉर्ट है। अब यहाँ पर आप कंपेयर करो कि कौन सा वाला एरिया सबसे ज्यादा बल्की एरिया है। क्या 24,000 की कॉल पर जो आपके ये कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, OI है, वो ज्यादा है, या फिर इधर पुट में जो ये वाला OI है वो ज्यादा है, पुट वाला OI ज्यादा है। इट मींस सपोर्ट एरिया ज्यादा भयानक है। 23,500 की पुट पर
65.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर शॉर्ट है। और शॉर्ट किस लिए कि वो मार्केट को ये चाहते हैं कि 23,500 के नीचे मार्केट ना जाए 2 जनवरी से पहले। 2 जनवरी तक मार्केट 23,500 के नीचे ना जाए और 24,000 से ऊपर ना जाए। सिंपल यहाँ पर ये बात पता लग चुकी है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर घूमने वाला है 500 पॉइंट के अंदर। ये आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस हो गया। ये सिंपल आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस हो गया। ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत ईजी होता है और ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पर आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। अगर देखो अब यहाँ पर ना आपको एक मैं चीज़ बता देता हूँ, शॉर्ट कवरिंग होती है और पुट अनवाइंडिंग होती है ऑप्शन चेन एनालिसिस में। शॉर्ट कवरिंग कैसे आएगी? 24,000 पर सबसे ज़्यादा हुआ है, 24,000 को ब्रेकआउट कर दे। 24,000 को अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो जैसे मेरे पास ये पेन ड्राइव है, मेरे पास कोई बंदा आता है और ये कहता है कि भाई मेरे को इस पेन ड्राइव को बेच दो, मतलब मैं इस पेन ड्राइव को तुम्हारे पास से बेच रहा हूँ 100 रुपए में, 100 रुपए के हिसाब से मैंने तुमसे बेच दी पेन ड्राइव, ठीक है। अगर इस पेन ड्राइव का भाव बढ़ गया तो भी मैं खरीदूंगा, अगर इस पेन ड्राइव का भाव गिर गया तो भी मैं खरीदूंगा। अब उसे पता है कि भाव गिरने वाला है, तभी तो उसने एक डील कर दी कह के, कुछ पैसा दे के कि भाई 100 रुपए पे बेच रहा हूं, अब जो भी भाव आएगा मार्केट में उस भाव में मैं खरीद लूंगा, चाहे 100 का 110 आए, चाहे 100 का 90 आए, मैं खरीदूंगा। उसने डील कर ली, जुबान कर ली। अब क्या हुआ, 24,000 के ऊपर निकल गया तो कॉल का रेट कितना है? 83.9 है। 24,000 के ऊपर निकल गया तो 83.9 का 110, 120, 130 हो जाएगा। 130 हो गया। अब उसने क्या सोचा कि अगर 130 यार रेट पहुंच गया तो भाई मेरा नुकसान तो यार कितना हो गया, 80 रुपए के आसपास बेचा था, 130 पहुंच गया, 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। 50 रुपए का अगर नुकसान हो रहा है तो भाई मैं निकल जाता हूं। तो जो उसकी सेलिंग पोजीशन है ना, वो ये खरीदेगा, वो इस पेन ड्राइव को खरीदेगा ना 130 रुपए में। तो मार्केट में क्या हुआ, पैसा अंदर आया, मार्केट में पैसा अंदर आया, कॉल्स में पैसा अंदर गया, तो वहां पर ये मार्केट फिर तेज ऊपर मोमेंटम दे जाएगा। और इसका वाइस वर्सा कर दो, इसका ऑपोजिट कर दो, ऐसे ये पुट्स में हो जाता है। ऐसे आप ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो ऑप्शन चेन के अंदर। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे। 10th पॉइंट हमारा रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट डज अ रियल रिस्क मैनेजमेंट मीन? रिस्क मैनेजमेंट आप समझिए, risk management is a systematic process of identifying, evaluating and reducing the livelihood of or impact of risk that could affect on organization. रिस्क मैनेजमेंट एक सिंपल मैनेजमेंट होता है जो कि आपको, जो आपके रिस्क बढ़ रहे हैं, जो आपके रिस्क होने वाले हैं, जैसे आप कोई ट्रेड फॉर्म करने वाले हो या फिर आप कहीं इन्वेस्टिंग करने वाले हो, तो वहां पर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। कैसे करना है कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए और मैं इसको पूरा नहीं लगाना चाहता, तो मैं पहले देखूंगा कि यहाँ पर यार कितना रिस्क है, आइडेंटिफाई करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, वैल्यूएशन चेक करूंगा क्या है कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं है। तो वो रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। और आपको यार मार्केट में जो अनकंडीशनल मूव्स होते हैं वो आपको नहीं पता कि क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना गाइस। प्रैक्टिकली कैसे समझोगे, यहाँ पर यार ब्रश तो है नहीं, प्रैक्टिकली आप कैसे समझोगे रिस्क मैनेजमेंट। ये रहा, आपको ये नोट करना हो तो नोट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आता है, आइडेंटिफाइंग रिस्क कि कितना रिस्क है, असेसिंग रिस्क, एनालाइजिंग द लिवलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क कि अगर रिस्क हम रिस्क ले भी लेते हैं तो कितना रिस्क होगा, कि अगर 1,000 रुपये मैंने लगाए तो कितने का लॉस हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ प्रायोरिटाइजिंग रिस्क कि रिस्क को प्रायोरिटाइज करना ऑन देयर लिवलीहुड एंड इम्पैक्ट, कि जो इम्पैक्ट हुआ, जैसे मेरे को अगर 1,000 रुपये पे 500 रुपये का लॉस करना था, अगर मेरा 500 रुपये का लॉस हुआ तो मेरे को वो लेके निकल जाना है, प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है कि मैंने कोई स्ट्रेटजी बिल्डअप कर दी, उसमें यार मैंने 1:2 की ट्रेड्स फॉर्म करी हैं, 1 रुपये का लॉस, 2 रुपये का प्रॉफिट। अब यार अगर मैं 4 ट्रेड्स भी प्रॉफिट करूंगा और 6 ट्रेड भी लॉस करूंगा ना, तो तब भी मैं 2 रुपये के प्रॉफिट में रहूंगा, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है। मॉनिटरिंग, देखना बार बार, मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजीज, जो आपने स्ट्रेटजी बिल्डअप करी है उसको बार बार चेक करना कि उससे प्रॉफिट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर उसमें कुछ इंप्लीमेंट करना है अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे प्रॉफिट्स और जनरेट करने के लिए, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट कैन हेल्प इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। रिस्क मैनेजमेंट आपको मदद करता है आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है
उसको एनहेंस करने में, एंड कैन बी अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ रिस्क। रिस्क की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे कि आपका फाइनेंशियल में रिस्क हो जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर में रिस्क हो जाता है, लीगैलिटी में हो जाता है आपका रिस्क, स्ट्रेटजीज में आपका रिस्क हो जाता है, सिक्योरिटीज में आपका रिस्क हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सब मेथड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड अवॉइडेंस, अवॉइड करके किसी भी चीज को, जैसे आप कोई ट्रेड करना चाहते हो तो वो अवॉइड कर दो तो रिस्क खत्म हो जाएगी, ठीक है। रिटेंशन, एक्नॉलेजिंग दैट सर्टेन रिस्क आर इनिविचुअल। इसका मतलब यह है रिटेंशन की, जैसे मैं कोई रिस्क लेना चाहता था, 100 रुपए का मैं रिस्क लेना चाहता था, 100 रुपए का रिस्क लेना चाहता था, अब मुझे उस पर रिवॉर्ड मिल गया, तो अब सेम चीज पर ही मैं वहां पर रिस्क लेता चला जाऊं, ये चीज आप हो गया। शेयरिंग रिस्क, शेयर कैसे करें, शेयरिंग रिस्क कैन मेक बेनिफिट्स मोर अफोर्डेबल। शेयरिंग रिस्क कैसे, कि जैसे 10 स्टॉक है, मेरे पास 1000 रुपए हैं और 10 स्टॉक है, तो 10 स्टॉक के अंदर मैं 100 100 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, रिस्क शेयर हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 की 10 कंपनी डूब जाएंगी, 10 की 10 की लॉस देंगी, कुछ ना कुछ तो यार वहां पर प्रॉफिट मिलेगा, तो शेयर हो जाता है वहां पर रिस्क। ट्रांसफरिंग रिस्क, ट्रांसफरिंग द कॉस्ट ऑफ रिस्क टू अनदर पार्टी। यहां पर यार वो कमीशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ट्रांसफरिंग रिस्क आप यही चीज मान सकते हो कि शेयरिंग रिस्क, कि 1000 रुपए हैं तो 100 100 रुपए कंपनी में डाल दिए। लॉस प्रिवेंशन एंड रिड्यूशन रिडक्शन, लॉस प्रिवेंशन एंड रिडक्शन, मिनिमाइजिंग रिस्क रेदर देन एलिमिनेटिंग इट। यहां पर क्या करना होता है जो आपका लॉस है, जितना आपने लॉस सोचा है कि इतना लॉस लेकर मुझे निकलना है, उतने पे निकलना ही है। 1000 रुपए हैं आपके पास और सोच रहे हो कि 100 रुपए के लॉस पे निकलना है, तो वो निकलना ही है। रिस्क आपको हमेशा कम करते जाना है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, रिस्क कैसे कम होगी। 1000 रुपए की ट्रेड ली है, 200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, पहले आपने क्या सोचा था, अगर 100 रुपए का लॉस हुआ तो निकल जाऊंगा, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो निकल जाऊंगा, 1:2 की ट्रेड है। अब क्या हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, अब आप क्या करते हो, आपको रिस्क मिनिमाइज करना है, कम से कम रिस्क करना है, प्रॉफिट ज्यादा करना है, यही हमेशा हर एक इंसान का मोटिव होता है। तो सिंपल, 100 रुपए का लॉस नहीं हुआ हमारा, उल्टा हमारा 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें क्या करना था, रिस्क हम 100 रुपए का ले रहे थे पहले, अब न्यूट्रल कर दो रिस्क को। अब जो 200 रुपए का प्रॉफिट है वो भी तो हमारा ही है ना। अब हमारी जो कैपिटल है वो 1000 से 1200 हो गई, 1200 अब हो गई, तो हमें 100 रुपए का ही रिस्क लेना था ना। अब 200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, तो अब जो आपकी ट्रेड चल रही है करंट, या तो आप न्यूट्रल लगाओगे स्टॉप लॉस को, जहां पर आपके 1000 के 1000 ही बच जाएं, अब जो ऊपर के 200 है वो चले जाएं, बट नहीं, जो 200 है वो भी तो अब हमारे हैं ना, हमने कमाए हैं। तो 1200 रुपए पूरी कैपिटल हो चुकी है, तो हम 100 रुपए का रिस्क लेंगे, 200 रुपए का अगर प्रॉफिट चल रहा है, तो प्रॉफिट में जो 100 रुपए बचे हैं ना, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा दो, दैट्स इट। ऐसे आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। और आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का सबसे एक प्यारा तरीका बताता हूं, आप समझने की कोशिश करना, आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लेना। मैं अपने अपने एक प्रैक्टिकल रीजन से आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास, आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल पर आप रिस्क कितना ले सकते हो। 1 लाख की कैपिटल को आप पांच 5 से डिवाइड कर दो, इट मीन्स आपके पास 20,000 की 5 कैपिटल है, 20,000 की 5 कैपिटल है, तो 4 की 4 कैपिटल को साइड में रख दो, 80,000 को अपने डीमेट अकाउंट में पड़ा रहने दो। अब आपको जो ट्रेड करनी है वो करनी है 20,000 से ओनली। अब ये क्यों करनी है, कि अगर आपका 20,000 का लॉस हो गया, अगर आपकी ट्रेड्स कंटिन्यूसली लॉस में चली गई, तो उससे आप सीखोगे तो सही, बट आपके पास अकाउंट में 80,000 रुपए और पड़े, तो उससे आप उसको रिकवर कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। अब यार वहां पर ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लॉस खाते ही चले जाओगे, खाते चले जाओगे, तो ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि आप वहां पर प्रॉफिट नहीं कर सकते। यार 20,000 से आप ट्रेड कर रहे हो और आपके पास 80,000 रुपए बैकअप में पड़े हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। तो मार्केट जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंड सेटअप है, वो आपका खुद चेंज हो जाना है। तो चलिए हम पॉइंट पर आ जाते हैं। 20,000 की 5 कैपिटल मेरे पास रखी है, ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट में रखी है, 4 हिस्से 20,000 के 80,000 रुपए रखे हैं, एक 20,000 से हम कर रहे हैं, सिर्फ 20,000 से। अब वहां पर हमें करना क्या है, कोई भी हमें ट्रेड फॉर्म की, तो वहां पर आपको रिस्क कितना लेना है, मैक्स टू मैक्स 5% का आप रिस्क ले लो। 20,000 का 5% कितना हो गया, 1% कितना हो जाएगा, 200 रुपए, 200 इंटू 5, 1000 रुपए। 20,000 की ट्रेड आपने ली, उस पर 1,000 रुपए का रिस्क लिया और 2,000 रुपए का प्रॉफिट लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपको करना है। एट द एंड आप जब सीख के निकलोगे, अगर किसी इंसान ने ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, मैं उसको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएगा। ये डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान होती है। ये रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट यही होता है
कि कैपिटल को ऐसे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो कैपिटल के 20% से आप ट्रेड कर रहे हो यार 20,000 से, और उसमें भी आप 20,000 पर कितने का रिस्क ले रहे हो, 1000 रुपीज का, मतलब आप ओवरऑल कैपिटल पे 1% का रिस्क ले रहे हो। ये होता है मिनिमाइजिंग रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट इसको कहते हैं, मनी मैनेजमेंट इसको कहते हैं। सो मनी मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज पर हम आ जाते हैं, आरएसआई। आरएसआई मैंने आप सभी को समझा दिया था, आरएसआई यही है भाई, वापस से लेट मी कम टू द चार्ट्स अगेन। आरएसआई यही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मार्केट में जो भी मूवमेंट चल रहा है वो रियल है या फिर फेक है, वो चीज यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे पास इजी है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया, और आरएसआई मेरी यहाँ पर देखो यार, ओवरसोल्ड जाती है बाइंग आ जाती है, ओवरबॉट जाती है सेलिंग आ जाती है। बट यहाँ पर ना एक फंडा और है आरएसआई में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में एक फंडा और है, कि जैसे यहाँ पर देखो कि ये यहाँ पर बाइंग नहीं आ रही है, यहाँ पर बाइंग नहीं आ रही है, ज्यादा अच्छी खासी बाइंग नहीं आ रही है, बट आरएसआई यहाँ पर सस्टेन्ड है, ठीक है। बट यहाँ पर आरएसआई ऊपर निकल गया, आरएसआई यहाँ पर ऊपर निकल गया, मार्केट ऊपर निकला, आरएसआई नीचे भी आया, ये बैंक निफ्टी नीचे भी आया, बट आरएसआई यहाँ पर इतना नीचे नहीं आया, इस एरिया में नहीं आया। इट मीन्स इट कुड बी अ फेक मोमेंटम, इट मीन्स इट कुड बी अ फेक मोमेंटम। जो मार्केट यहाँ पर शो करना चाहता है वो फेक हो सकता है, यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये चीजें भी मार्केट में आप सभी को देखनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको मार्केट में देखनी बहुत जरूरी है। आरएसआई को ऐसे आप वॉच करते हैं, आरएसआई ऐसे आपको लिए देखा जाता है, ठीक है। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, मार्केट में जो मोमेंटम है वो रियल है या फिर फेक है वो आपको बताता है। आरएसआई की हमारी यहाँ पर बात फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? जो न्यूज आती है ना मार्केट में, कि जैसे अमेरिका की जीडीपी आ रही है, ठीक है, क्या मोमेंट हो सकता है, तो उस चीज को हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। उस चीज पर आपको ध्यान रखना होता है, जैसे जीडीपी डाटा आने वाला है अमेरिका का, या फिर नॉन फार्म पेरोल्स आने वाले हैं, ठीक है, फेड मीटिंग्स आने वाली है, तो उनमें क्या होने वाला है उस चीज को आप वहां पर करते हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीज को सिंपल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। न्यूज बोल सकते हैं, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन पर अगर हम आ जाते हैं, लेट अस कम टू द प्राइस पैटर्न्स। यहां पर हमारे पास 10 प्राइस पैटर्न्स होते हैं। 10 प्राइस पैटर्न्स क्या होते हैं? पहला, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सेकंड हेड एंड शोल्डर, थर्ड ट्रिपल बॉटम, फोर्थ ट्रिपल टॉप, फिफ्थ डबल बॉटम, सिक्स्थ डबल टॉप, सेवंथ असेंडिंग ट्राइंगल, एट्थ डिसेंडिंग ट्राइंगल, और 9 और 10 सिमेट्रिक ट्राइंगल्स। सिंपल। आप सभी को अब मैं ये चार्ट्स पर सिखाऊं ना सिखाऊं आपको, बट मैं यहीं पर सिखा दूंगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है, यहाँ पर आपको चार्ट्स पर चलो मैं लेकर चल ही देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। 2 आवर टाइम फ्रेम पे तो नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप सभी को मैं लेकर आऊंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं आप सभी को यहाँ पर लेके आता हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी यार चलो आपको यहाँ पर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे नहीं, यहाँ पर आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे नहीं। यहाँ पर यार पैटर्न्स फाइंड आउट करने बहुत ज़्यादा भारी हैं, तो पैटर्न्स फाइंड आउट मैंने किए नहीं हुए, बट मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काम क्या आता है? मार्केट ऊपर लेकर जाने के लिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे, यहाँ पर ये प्राइस आ रहा है, इधर नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, ये वाला एरिया तो है आपका शोल्डर, ये वाला है हेड, ये आपका दूसरा शोल्डर, और ये आपका नेकलाइन एरिया। जब इस नेकलाइन एरिया को ब्रेकआउट कर दे तो इट मीन्स यहाँ पर आपको तेजी मिलने वाली है। और हेड एंड शोल्डर इसका एकदम उल्टा हो जाता है, जैसे आपके शोल्डर्स हैं, ये शोल्डर है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका शोल्डर है, और जो बीच वाला एरिया आपका हेड है। अब आपका नेकलाइन एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया नेकलाइन एरिया हो गया ना, तो नेकलाइन एरिया इस एरिया के नीचे अगर निकला मार्केट, तो इसमें ये हेड एंड शोल्डर के बिहाफ पर मार्केट नीचे गिर जाएगी। अब ये ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप को मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा जब मैं डबल बॉटम और डबल टॉप आप सभी को समझाऊंगा। ये मैं आपको चार्ट्स पर ही समझा दूंगा। डबल बॉटम और डबल टॉप मैं आप सभी को चार्ट्स पर सिखाने वाला हूं। यहाँ पर डबल बॉटम और डबल टॉप, डबल टॉप में आप सभी को यहां पर सिखा देता हूं। ये देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरिया, जिस एरिया को आप एम पैटर्न बोलते हो ना, जो कि आप बोलते हो एम पैटर्न डे के जो हाई पे चल रही है मार्केट, एम पैटर्न बन गया, उसको हम बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप होता है वो जिसको आप एम पैटर्न बोलते हो। अब यहां पर ये देखो, ये आपका एक हाई लग गया, ये आपका एक हाई लग गया, ये आपका दूसरा हाई लग गया, ठीक है। अब ये हुआ क्या? मार्केट ऐसे निकला, नीचे आया, फिर ऐसे निकला, अब ये एम पैटर्न बन गया। अब ये दो टॉप लग गए, और दो टॉप ऐसे लग गए, ये देखो, ये देखो, पहला टॉप और ये दूसरा टॉप हमने मार्क कर लिया। अब हमें पता चल गया डबल टॉप पैटर्न बना है।
अब डबल टॉप के साथ आप यहाँ पर एक चीज और कर लो, यहाँ पर ट्रिपल टॉप भी तो है, यहाँ पर ट्रिपल टॉप भी तो है ना। फिर एक टॉप ये लग गया, दूसरा टॉप ये लग गया, तीसरा टॉप ये लग गया। अब आपका यहाँ पर नेकलाइन एरिया क्या बनेगा, ये निकला ऊपर आया, ये डिप दिया, फिर ऊपर निकला, फिर डिप दिया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये निकला। अब इट मीन्स 3 टॉप लगे हैं, 3 टॉप अगर लगे हैं तो आपका जो नेकलाइन एरिया बनेगा ना, नेकलाइन एरिया ऐसे बनेगा। जो ये वाला डिप लगा था, इस वाले डिप से यहाँ पर सीधी एक लाइन मार्क कर लो, लाइन मार्क कर ली। कंटिन्यू कैंडल, जो रनिंग कैंडल होती है, रनिंग कैंडल में आपको एंटर नहीं करना है जल्दी से, बट आपको करना है तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे इन ट्रिपल टॉप के या फिर डबल टॉप के ऊपर। सिंपल, आपको यहाँ पर डबल टॉप और ट्रिपल टॉप समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया, देन लेट्स गो, जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम आप सभी को मैं समझाता हूँ, पहले पूरा चार्ट में क्लियर करूंगा। डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम, एक अच्छे एरिया पर आप सभी को समझाना चाहता हूँ, डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम। ओके, हियर इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट गाइज। यहां पर ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम जिसको आप डब्ल्यू पैटर्न बोलते हो उसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। पैटर्न बनता कैसे है, वो बनता है ऐसे, ऐसे बनता है। ये वाला एरिया ब्रेकआउट हो जाता है तो यहां पर ये तेजी आ जाती है। सिंपल, सभी को समझ में आया। अब यहां पर देखिए, ये गिरा, ये थोड़ा सा पंप आया, डब्ल्यू का जो बीच का पार्ट होता है वो बना दिया, फिर से गिरा। ठीक है, और ये यहां पर ये निकल गया, ये क्या हो गया, डब्ल्यू बना दिया। ये यहां पर ये दोनों जो एरिया है ना, ये दोनों आपकी विग्स हैं, वो डबल बॉटम है। बॉटम क्रिएट किया, डब्ल्यू बनाया, इस एरिया में यहां पर क्लोज कर दिया, यहां पर इस वाली ग्रीन कैंडल ने। इट मींस क्लोजिंग तो यहां पर मिली है, अब हमें स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है ये जो एरिया है ना डबल बॉटम, इस एरिया के यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपकी ट्रेड जाने दो। दैट्स इट। डबल बॉटम ऐसे काम करता है। आपका डबल बॉटम आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि डबल बॉटम ना इतने से पैटर्न में 2-3 कैंडल में भी बन के निकल जाता है, और ट्रिपल टॉप भी ऐसे ही बन के निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर और हम पैटर्न्स पर आ जाते हैं। देखो यार, यहाँ पर ना 2 पैटर्न्स और हैं जो यहाँ पर लिखे नहीं हुए हैं मैंने, 2 पैटर्न्स और हैं, वो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। इवनिंग स्टार पैटर्न, ओके, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न किस काम आता है, मार्केट गिरते टाइम, जब मार्केट हाइज पे होता है तो इवनिंग स्टार आता है। मॉर्निंग स्टार कब काम आता है, जब मार्केट उठने वाली होती है, लोज पे होती है, तो वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, असेंडिंग ट्राइंगल ऐसे हो जाता है, मार्केट एक रेंज में घूम रही है, मार्केट एक रेंज में घूम रही है, जैसे रेजिस्टेंस लाइन है और ये डिमांड लाइन है, सपोर्ट लाइन है, उसके बीच में घूम रही है। किसी भी एरिया को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर दे तो वो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल ब्रेकआउट हो गया फिर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया फिर ब्रेकआउट हो गया। और यही सेम आप सिमेट्रिक ट्राइंगल में बोल सकते हो। सिमेट्रिक ट्राइंगल में क्या होता है कि जो लाइंस होती है वो कहीं से भी आ जाती है। सिंपल, आप ट्राइंगल बोल सकते हो, इन चारों पैटर्न्स को आप ट्राइंगल पैटर्न्स बोल सकते हो। डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, आप सभी को समझ में आ गया। इवनिंग स्टार एक बार मैं आपको चार्ट पर समझाना चाहता हूं, अगर मेरे को इवनिंग स्टार मेरे को मिल जाएगा तो, अगर इवनिंग स्टार मेरे को पैटर्न मिल जाएगा तो आप सभी को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर चार्ट में थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। इवनिंग स्टार हमेशा हमें मिलेगा एट द टॉप। मेरे को इवनिंग स्टार मिल गया गाइज, आप सभी की किस्मत बहुत अच्छी है, आप सभी की किस्मत बहुत अच्छी। इवनिंग स्टार हमेशा क्या होगा, डेज के हाई पे, ये डे हाई है, ये देखो ये मार्केट ओपन हुई, ये दिन का हाई लगा, दिन का हाई, ग्रीन कैंडल होगी, हमेशा ग्रीन कैंडल होगी इवनिंग स्टार पैटर्न अगर फॉर्म होने वाला होगा, पहले ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, और ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है, 3 कैंडल्स में पैटर्न बनता है। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, हमें ग्रीन कैंडल मिल गई, दिन का टॉप हाई निकलना चाहिए, हाई निकल गया। अब उसके बाद ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, ये चाहे कैसी भी कैंडल हो, बनने दो। अब जो अगली कैंडल बने ना, अब ये जो अगली कैंडल बने, वो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका ये वाला लो, इसका लो ये वाला, ये इसका ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज करनी चाहिए। इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा, ये बन गया इवनिंग स्टार पैटर्न, कैंडल ने यहां पर क्लोज कर दिया, स्टॉप लॉस लगाओ यहां और ट्रेड को जाने दो। सिंपल, इवनिंग स्टार पैटर्न आप सभी को समझ में आ गया। अब मैं यहां पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न की बात कर लेता हूं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपका हमेशा डेज लो पर बनेगा, हमेशा डेज लो पर बनेगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मेरे को अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई, अगर आप सभी की किस्मत अच्छी होगी तो मिलेगा जरूर, नहीं तो भाई फिर ऐसे ही है। डेज लो पर, डेज लो पर, डेज लो पर, मॉर्निंग स्टार पैटर्न भाई मिल नहीं रहा है। ओके, आई गॉट द मॉर्निंग स्टार पॉइंट गाइस, आई गॉट द मॉर्निंग स्टार सेटअप।
दिस इज द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या, मार्केट जहां पर ओपन हुआ वो तो डेज लो ही था, जहां पर मार्केट ओपन हुआ न्यूट्रल है, डेज लो है या फिर हाई है, कुछ भी मान लो आप उसको। अब इसका मतलब क्या है, वहां पर सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी, ये भी 3 कैंडल्स का ही पैटर्न होता है, 3 कैंडल्स के पैटर्न में सबसे पहले रेड कैंडल बनेगी। हमें क्या हुआ, रेड कैंडल मिल गई। रेड कैंडल मिलने के बाद अब जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो कैसी भी कैंडल हो, डोजी हो, हैमर हो, कुछ भी हो, बट मॉर्निंग स्टार्स में आपको हैमर मिलेगी और इवनिंग स्टार्स में आपको इन्वर्टेड हैमर मिलेगी। यहाँ पर डोजी बनी, हैमर बना, कुछ भी बना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नेक्स्ट कैंडल हो, ये जो नेक्स्ट कैंडल हो ना, वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और ये जो ओपनिंग प्राइस है रेड कैंडल का इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। क्लोज कर दिया, यहाँ पर आप ट्रेड फॉर्म करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे यहाँ पर और जाने दो, दैट्स इट। ये प्राइस पैटर्न्स होते हैं गाइस, होपफुली आप सभी को समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन मिल जाता है। फिबोनाची एक्सटेंशन होता क्या है गाइस, फिबोनाची एक्सटेंशन असलियत में यूज किस लिए होता है, ट्रेडर्स यूज फिबोनाची एक्सटेंशंस इन ट्रेडिंग to identify potential price targets and to manage risk and reward ratios। मतलब कि फिबोनाची एक्सटेंशन किस लिए यूज होता है, टारगेट्स फाइंड आउट करने के और अपनी रिस्क और रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करने के लिए। अब आपको चार्ट्स पे मेरे को समझाना पड़ेगा असलियत में फिबोनाची लगती कैसे है, हमेशा फिबोनाची लगेगी कैसे, वो चीज मुझे आप सभी को यहां पर समझानी पड़ेगी गाइस। ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं, लेट मी कम टू द 2 आवर टाइम फ्रेम। 2 आवर टाइम फ्रेम पर आप सभी के सामने आया फिबोनाची, आपको यहां से ये ले लेना है। फिबोनाची मैंने लिया, अब क्या करना है, ये जो लो लगा है ना, प्रीवियस लो, ये रहा प्रीवियस लो मैंने मार्क किया, और ये जो प्रीवियस हाई है, ये वाला हाई, ये वाला हाई यहां पर लगा देना है। अब यहां पर ये देखोगे थोड़ा सा आपको यहां पर ये नंबर्स देखने को मिलेंगे। अब इन नंबर्स से करना क्या है, फिबोनाची आपको ये बताएगा कि इस एरिया में जब मार्केट रुका है तो यहां पर रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है। एक तो रिट्रेसमेंट यहां रेड लाइन तक आ सकता है 0.236, 0.236 है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो यहाँ पर बाय करने का कोई फायदा नहीं है। ये आपको पॉसिबिलिटीज है मार्केट को यहाँ से ऊपर उठने की, इस एरिया से मार्केट की पॉसिबिलिटीज है 0.236, मतलब कि 20% पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से उठ सकता है। ठीक है, अब इस एरिया के आसपास आएगा तो पॉसिबिलिटीज है 38% के आसपास की पॉसिबिलिटीज है। 1% को हम 100% मानते हैं, वन करेक्ट, 1 डिजिट को हम 100% मानते हैं, तो ये वाला एरिया है, यहाँ पर 38% पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से उठ सकता है। बट ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पर 50% पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से उठ सकता है, और यहाँ पर देखिए यही हुआ, यहाँ पर ग्रीन लाइन पे आया मार्केट, ये देखिए ग्रीन लाइन पे आया और पूरा पंप यहाँ पर देखने को मिला था सबसे पहले ही। ठीक है, मार्केट ने अपने हिसाब से खुद ही बनाया है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, नेक्स्ट क्या हुआ, जहां पर 70% पॉसिबिलिटीज है, आपको हमेशा 70% पॉसिबिलिटीज पर काम करना है, या तो 70% पॉसिबिलिटीज या फिर 50% पॉसिबिलिटीज, ये दो पॉसिबिलिटीज है। 50% पॉसिबिलिटी के एरिया से उठे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो ट्रेड, स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। नहीं तो 70% की जो पॉसिबिलिटी की मार्केट यहाँ से उठ सकता है, इस एरिया पे आई, यहाँ पर देख लो, इस एरिया पर आई, यहाँ से पंप वापस से चल रहा है, सिंपल। और टारगेट आपको क्या रखना है, यहां से अगर मार्केट निकलता है तो आपको 50% का यहां तक टारगेट रखना है, दैट्स इट। यहां से ऐसे फिबोनाची आपको टारगेट्स देता है, आप ऐसे फिबोनाची को यूज कर सकते हो। ओके, लेट मी क्लियर द चार्ट अगेन। तो यहाँ पर फिबोनाची आप सभी को होपफुली समझ में आया होगा। अब यहाँ पर फिबोनाची के बाद हम आ जाते हैं अपने एक एरिया पर, लास्ट हमारा पॉइंट है कंटिन्यूएशन पैटर्न। व्हाट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न मीन, continuation pattern is a pattern that forms within a trend that generally signals a trend continuation। ट्रेंड देखो यार, इसके नाम में ही आपको पता चल रहा है कि जो पैटर्न मार्केट में फॉर्म हुआ है वो कंटिन्यू कर रहा है। जैसे ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपका तेजी के लिए काम आता है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अप ट्रेंड में आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए, बन गया, ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, डाउन ट्रेंड चलते चलते मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, मार्केट देखो ऐसे नीचे आ रहा है। मैं आपको ना चार्ट्स पर समझाता हूँ वापस से, जैसे कि ये देखिए मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, अब यहां पर ये बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे फिर गिर गया, तो ये आपका होगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और अब ट्रेंड कंटिन्यू कैसे होगा, ये ऊपर भाग रहा है, यहां पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगेन बनाएगा, ये बना दिया, ये हेड, ये शोल्डर अगेन, यहां से फिर पंप कर देगा ऐसे, ये पंप कर देगा,
ऐसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपका बनेगा ट्रेंड कंटिन्यू करते टाइम अप ट्रेंड में, और हेड एंड शोल्डर आपका बनेगा ट्रेंड कंटिन्यू करते टाइम डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन ये होता है कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड वाले ही पैटर्न्स वहां पर फॉर्म होंगे, प्राइस जो पैटर्न्स फॉर्म होंगे वो अप ट्रेंड वाले फॉर्म होंगे जो तेजी देते हैं। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में आपके ऐसे ही प्राइस पैटर्न्स फॉर्म होंगे जो आपके डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, जो मंदी देते हैं मार्केट में। ठीक है, और अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, जैसे तेजी चल रही है, तेजी चल रही है और अब यहां पर बन गया हेड एंड शोल्डर, ऐसे बन गया ये हेड एंड शोल्डर, इट मींस आप समझ जाओ भाई यहां पर ये पैटर्न कंटिन्यू नहीं हो रहा है। अब यहां पर ट्रेंड डिसकंटिन्यू होने वाला है, अब ये तेजी खत्म करके अब ये मद्दी पे आने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे कि मार्केट अब नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, और यहां पर आपने देख लिया कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया भाई, ये बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब यहां पर ये समझ लो कि डाउन ट्रेंड खत्म करके अब मार्केट तेजी पे आने वाली है, अब मार्केट तेजी करेगी। तो मैंने आपको यहाँ पर 16 पॉइंट्स समझाए हैं गाइस, 15 पॉइंट्स मैंने आप सभी को यहाँ पर समझाए हैं। अरे यार नंबरिंग थोड़ी गलत है, 13 14 15 15 पॉइंट्स ही हैं, ये 14 की जगह 16 लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस। होपफुली आप सभी को टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये टेक्निकल एनालिसिस आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मैं वीडियोस और लाता रहूंगा आप सभी को फ्री में सिखाने के लिए, और मैं फ्री इन्वेस्टमेंट टिप्स और फ्री इन्वेस्टमेंट आइडियाज अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सपोर्ट करना हमें ना भूलिएगा, और हम लाइव स्ट्रीम पर भी आते हैं रोज, आप हमें लाइव स्ट्रीम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये टेक्निकल एनालिसिस के सारे टर्म्स अगर मर्ज करके अपना एनालिसिस करते हो किसी भी इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, तो आप वहां पर एक प्रॉफिट लेकर ही निकलोगे, ये मैं गारंटी दे देता हूं। और ये आपको गारंटी देता है ट्रेडर्स मल्टीवर्स का पूरा चैनल और पूरी टीम। सो लेट्स एंड इट फॉर नाउ, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। होपफुली आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मेरे को आप सभी को सिखाने में बहुत मजा आया है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।